नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और ये जो आप वीडियो में अब ये प्यारी सी फ़ोटो देख रहे हैं, ये हमारे एलबीएम थर्ड की फ़ोटो है जो अति महत्वपूर्ण है। और इसी से हमने क्या किया था, ये हमारा लॉन्च व्हीकल है और हमने ब्रिटेन की वन वेब कंपनी के 36 उपग्रहों को भेजा है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ हम आपके साथ डेली जुड़ते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आज की क्या है महत्वपूर्ण सुर्खियां, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आपके लिए आता है समसामयिक घटनाक्रम पर बनने वाले प्रश्न, और यूट्यूब पर सबसे पहले मिलते हैं करंट अफेयर से बनने वाले प्रश्न आपको। ठीक है, डेली आप हमारे चैनल पर देखिए और एक बार प्लेलिस्ट का विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि हम समसामयिक राज्य दर्शन के साथ जुड़ते हैं। जीएस का एकदम कंप्लीट बैच रहता है जर्नल स्टडी का, जिसमें जर्नल स्टडी के सभी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के साथ में हम सॉल्व कराते हैं, जो कि हमारे पेपर में भी आप देखते हैं कि जीएस के साथ में करंट अफेयर रहता है। चलिए देखते हैं क्या है आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। सभी सुर्खियों को ध्यान से देखना और अंत में आपको कल के रिवीजन को भी करना, जो कल की महत्वपूर्ण सुर्खियां और क्वेश्चन थे उसको भी देखते हुए चलना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज़ है, मुझे यही प्रिय है, मैं विदेशी साम्राज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के पर आप सभी को बहुत बहुत नमन है दोस्तों, और ये 200 जयंती उनकी मनाई गई, आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है, दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल का मैदान जो होम ग्राउंड बनेगा क्लब वन लद्दाख एफसी का। भाई साहब, सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर फुटबॉल का मैदान कहाँ है हमारे देश में, तो आप इसे याद रखिएगा। ये जो हमारा लद्दाख पड़ता है, लद्दाख में है दुनिया के सबसे ऊंचाई वाला जो है फुटबॉल का ग्राउंड। ये कहाँ पड़ेगा, ये होम ग्राउंड रहेगा क्लब लद्दाख एफसी का। ठीक है, आगे देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। भारत दौरे पर आए दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन ने हिंदी में दिया परिचय। नमस्ते, मेरा नाम पार्क जिन है, मुझे भारत आकर और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप इन्हें याद रखिएगा, इन्होंने अपना नाम आपको खुद बताया है और नाम क्या बताया, मेरा नाम पार्क जिन है। ठीक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने हमारे देश की जो है राष्ट्रभाषा जो है उसे जो है हिंदी को इन्होंने क्या किया है, हिंदी को इन्होंने पार्क हिंदी में कहा है कि नमस्ते और मेरा नाम पार्क जिन है। और ये कौन है, तो दक्षिण कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे, स्टार लगा के रखिएगा। ठीक है भाई साहब, आगे देखते हैं। धोनी ने वनडे जो है, आप इस ध्यान दीजिएगा, धोनी ने वानखेड़ स्टेडियम 2011 में विश्व कप विक्ट्री मेमोरियल किया उद्घाटन। भाई साहब, आप जानते हैं 2011 वाला विश्व कप कौन जीता था, तो भारत जीता था। आपसे पूछ लिया जाए किसको हरा कर जीता था, तो श्रीलंका को हरा कर जीता था भारत ने ये विश्व कप 2011 वाला, इसे भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम गेंद पे नुआन कुलाशेखरा, ठीक है, नुआन कुलाशेखरा के अंतिम गेंद पे 6 मार्क जो है भारत को विश्व कप दिलाया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। और उस समय हमारे विश्व कप के कप्तान कौन थे, हमारे विश्व कप के कप्तान यही महेंद्र सिंह धोनी थे। इस टीम को जो हमारी देश को विश्व कप उन्होंने दिलाया था। इसके पहले हम विश्व कप कब जीत चुके हैं भाई साहब, तो इसके पहले हम विश्व कप जीत चुके हैं साल 1983 का। वो समय याद रखिएगा, कब का, साल 1983 में हमने जो है कपिल देव की कप्तानी में एक बार विश्व कप और जीता है, साल 1983, आपको याद रखना है दोस्तों। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेल्थ एटीएम का किया उद्घाटन। हीमोग्लोबिन ब्लड शुगर सहित 72 प्रकार के टेस्ट आप क्या करेंगे, खुद कर सकेंगे। भाई साहब, अति महत्वपूर्ण है, ऐसे एटीएम्स की आवश्यकता पूरे देश में है। और पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बारंबार बधाई कि आप देखिए कि जांच के नाम पे आप हॉस्पिटल में जाइए तो पहले तो 5,000 रुपये आपको जांच का देना पड़ जाता है। और ये जो है इन जांचों में हीमोग्लोबिन का 200 अलग लेंगे, ब्लड शुगर का अलग लेंगे, खून टेस्ट का अलग लेंगे, बहुत प्रकार की जो लूट मची हुई है, ये उत्तराखंड सरकार की पहल, और इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए। हर कम से कम राजधानी में और जिला मुख्यालयों में तो जरूर होना चाहिए ऐसे एटीएम, जहां पे लोग अपनी जांच स्वयं कर सकें। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है भाई साहब कि जांच तो बेटा स्वयं कर लो, लेकिन दवाई स्वयं अपने आधार पर नहीं लेना है। दवा के लिए आप जो है डॉक्टर के पास ही जाना है। ये निर्देश भी है कि भाई एटीएम है, ऐसा थोड़ी ना पैसा निकाल खुद खर्चा कर रहे हो तो एटीएम जो बता दे रहा है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो कम करने की दवा भी जाके खरीद लो। कम करने की दवा मत खरीदना, खाली ये जान लेना कि हमको ये बीमारी है और वही पर्ची लेके डॉक्टर के पास चले जाना, तो डॉक्टर साहब उचित एडवाइस आपको जरूर करेंगे। और ये देखिए भाई साहब, अति महत्वपूर्ण है, चूंकि हमारे भारत के अंतरिक्ष मिशन को, हमारी अंतरिक्ष नीति क्या होगी आने वाले समय में, वो अंतरिक्ष नीति जो है भारत सरकार ने क्या किया है, घोषित कर दिया है। और ये अंतरिक्ष नीति आप LBM 3 रॉकेट देख रहे हैं। ऐसी महत्वपूर्ण सेशन हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं दोस्तों, पूरा आपको याद होगा, आप खाली क्लास को देखते चलिए बस। तो आप जानते हैं LBM 3 रॉकेट हमने क्या किया था, LBM 3 ये वही LBM 3 है जिससे हमने ब्रिटेन के वन वेब कंपनी जो है, ब्रिटेन की कंपनी के नाम
नाम है OneWeb और इसके हमने 36 उपग्रहों को जो है पृथ्वी से 450 से 500 किलोमीटर की दूरी में हमने इसको स्थापित किया था। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मिली मंजूरी, जिसमें इसरो मिशन की गतिविधियों तथा अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग की बड़ी भागीदारी को बढ़ावा देना है भाई साहब। ये अंतरिक्ष नीति हमारी जारी हो चुकी है, इसको एक बार देख लीजिए। इसमें कहा क्या गया है भाई साहब, केंद्र सरकार ने दोस्तों स्पष्ट कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा इस नीति का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष विभाग को भूमिका को बढ़ाना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में जब इसको पूछेंगे तो इंग्लिश में इसको इसरो कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है भाई साहब। ये जो मिशन है अंतर्राष्ट्रीय, ये हमारी जो अंतरिक्ष नीति है 2023, इसमें क्या है कि इसमें दोस्तों मिशन की भागीदारी तथा अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप, उद्योग की बड़ी भागीदारी को बढ़ावा देना है और भारतीय अंतरिक्ष संघ ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। आपको महत्वपूर्ण रखना है। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी कब मिली, तो भाई साहब आप याद रखिएगा वो तारीख 7 अप्रैल को इसको मंजूरी मिली है। ये आपको दिमाग में रखना है, 7 अप्रैल को भारत के अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी मिल चुकी है, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। अब अभिनेत्री रवीना टंडन को मिला पद्मश्री सम्मान भाई साहब। बहुत अच्छी बात है कि जितने नाचने गाने वाले हैं आपको ना, ठीक है, ये नाचने वाले, गाने वाले, मतलब कला के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। उसके बाद जो खेलने वाले हैं उनको भी पुरस्कार मिला है। तो भाई साहब ये सब याद रखिएगा, रवीना टंडन को भी मिल चुका है पुरस्कार। और आप देखिए कि आप तो खाली तैयारी में लगे रहिए, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, ठीक है भाई साहब। किसको देना है किसको नहीं देना वो तो सरकार की मर्जी है, ठीक। आगे देखिए भाई साहब, अति महत्वपूर्ण है अगला प्रश्न कि पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों के गैस बिल अलग अलग। ये देखिए भाई साहब, पाकिस्तान तो हमेशा कुछ ये जो है नल्ला भाई साहब, नल्ला पाकिस्तान है, कुछ ना कुछ अलग काम हमेशा करते रहता है। कौन सा अलग काम किया, ये जो अमीर लोग होंगे, ये अच्छी भी बात है कि अमीर लोगों से ज़्यादा पैसा लेगा और गरीब लोगों को जो है कम पैसे में क्या देगा, गैस सिलेंडर। जो गैस सिलेंडर भारत की 140 करोड़ आबादी को सबको एक दाम में मिल रहा है भाई साहब, वो अब जो है पाकिस्तान ने इसको कैटेगरी में बांट दिया है और कहा है कि भाई अमीरों को जो महंगे मिलेगा और सस्ते को जो है गरीबों को सस्ता मिलेगा। दोस्तों अब ये देखिए भाई साहब, यूपी के माफिया अतीक अहमद ने जबरन कारोबारी से 40 करोड़ से ज़्यादा दस्तावेज अपने नाम करवाने और देवलिया जेल ले जाकर पीटने का आरोप इनके ऊपर साबित हुआ भाई साहब। और दूसरे की संपत्ति जबरन अपने जो है नाम इन्होंने किया, पिटाई अलग से, ठीक है। वाह रे जमाना भाई साहब कि इन्होंने दूसरे की जमीन भी ले लिया, ठीक है, और उसके 40 करोड़ से ज़्यादा के दस्तावेज उस पर साइन करा लिए। ये अपराध सिद्ध हो गया, इसके ऊपर भी सजा का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200 जयंती के सम्मान पर डाक टिकट जारी किया भाई साहब। हमने आपको बताया कि 7 अप्रैल की वो जो तारीख है, 7 अप्रैल को 200वीं जयंती स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मनाई गई। और आर्य समाज की स्थापना आप जानते हैं किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। पूछ लिया जाए कहाँ से किया था, तो भैया महाराष्ट्र के मुंबई से किया था। इसे भी आपको याद रखना है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ही कहा था, आपको ध्यान देना है कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो वेदों की ओर लौटो का उच्चारण इन्होंने किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। हमने एमसीक्यू लिया है आपको, उसको भी देखिएगा, मजा आ जाएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। राष्ट्रपति ने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया। आप जान लीजिए कि जो गज उत्सव है, गज माने क्या होता है, हाथी। इसकी पर्यायवाची भी आपको याद रखना है, गज हो गया, गजानन हो गया, ये सब हाथी की पर्यायवाची हैं। और दोस्तों हाथी से पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा जो है ये असम का जो कांजीरंगा है भाई साहब, यहाँ पे आप देखिए दूसरा ये सबसे ऐसा उद्यान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। इन्हें आपको याद रखना है। ये जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा भैया, तो स्पष्ट लिखा हुआ है असम में पड़ेगा। और असम का दूसरा पूछ लिया जाए मानस, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान को भी याद रखिएगा, ये असम का जो है फेमस है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध भैया, तो एक सींग वाला जो गैंडा होता है ये यहाँ पे पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू भी आपको लगा के जाना है भाई साहब। टाइम आउट द्वारा जारी की गई सबसे अच्छा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की सूची, भारत का मुंबई 19वें स्थान पर भाई साहब। अति महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए कि टाइम आउट द्वारा जो है दोस्तों क्या जारी हुआ है, एक सूची जारी की गई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन दुनिया का सबसे अच्छा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भारतीय रेलवे क्या है, भारतीय रेलवे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग जोन वाइज इसमें विभाजित किया जो गया है। उसी में जो है हमारे भारत की जो मुंबई है ये 19वें स्थान पे है सार्वजनिक जो है
परिवहन नेटवर्क प्रणाली के मामले में। इसमें आपसे पूछा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे टॉप पर सबसे अच्छा सार्वजनिक प्रणाली किसका है, तो भैया जर्मनी का है। जर्मनी की राजधानी क्या पड़ती है, बर्लिन पड़ती है। MCQ आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, उसमें आप इसको सही करके आइएगा। मध्य प्रदेश के सुंदराजा आम सहित 5 हस्तशिल्प उत्पादों को दिया गया GI टैग। कुल GI टैगों की संख्या हुई 19। अभी कहाँ की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में टोटल GI टैगों की संख्या 19 हो चुकी है और अभी इसमें 5 GI टैग नए नए जोड़े गए हैं। कौन कौन से नए जोड़े गए हैं उसके बारे में भी हम आपको बिल्कुल सब कुछ बड़े अच्छे से बताते हुए चलेंगे। देखिए, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 6 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिफिकेशन, ठीक है, इंडिफिकेशन, ये जो है इंडिकेशन टैग दिया है। इसमें डिंडौरी की गोंठ पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन की बापटिक प्रिंट, जबलपुर का भेड़ा घाट स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट की वारासियोनी की साड़ी, ठीक है, और रीवा का सुंदराजा आम। इतने चीज़ों को आपको याद रखना है भाई साहब। ये एग्जाम में 100% छपेंगे और ये हमारे CG एग्जाम्स के लिए तो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या क्या भाई साहब, सुंदराजा आम को मैं लगातार कई दिनों से आपको बता रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिंडौरी की गोंड और ये गोंड पेंटिंग, गोंड जो पेंटिंग है, ग्वालियर का कारपेट, ठीक है, और उज्जैन जो है महाकालेश्वर की नगरी है बाबा भोलेनाथ की, वहाँ की बाटिक पेंटिंग, जबलपुर का भेड़ा घाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट का वारिसियोनी साड़ी और रीवा का सुंदराजा आम। ये मध्य प्रदेश के 6 उत्पाद जो हैं, इन्हें हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। इसे आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे। अगर आपसे यहीं भी पूछ लिया जाए भाई साहब कि जियोग्राफिकल इंडिफिकेशन जो है, इंडिकेशन, ये सबसे पहले कब मिला था, तो सबसे पहले मिला था 2004 में। किसको मिला था, तो जो दार्जिलिंग वाली आप चाय देखते हैं, दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल, आपको याद रखिएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। और अभी छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के धमतरी के किस जो है, धमतरी का जो धमतरी दुबराज है भाई साहब, धमतरी दुबराज, ये जो बासमती की किस्म है, इसको हाल ही में छत्तीसगढ़ के धमतरी को दुबराज, इसका चावल है, इसको क्या मिला है, GI टैग मिला है। और इसके पहले जो है आपका जीरा फूल, ठीक है, जीरा फूल कहाँ का जो है चावल है, तो जीरा फूल जसपुर एरिया का चावल है, इसको भी GI टैग प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए भाई साहब, अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको लगाते हुए चलना है, सॉल्व करते हुए चलना है। और भाई साहब एक चीज समझ लीजिए कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदलेगा। तो चलिए पेन पेपर उठाइए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहले कि टाइम आउट द्वारा जारी की गई सबसे अच्छा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क की सूची में पहले स्थान पर किस देश का परिवहन है भैया, तो पहले स्थान पर है आपका जो है बर्लिन, जर्मनी। आप जानते हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन है दोस्तों। सेकेंड प्लेस पे आपका पड़ता है प्राग, ये जो है चेक रिपब्लिक की राजधानी है, इन्हें आप याद रखना है। थर्ड प्लेस पे आपका आ जाता है जापान का टोक्यो, जो जापान की राजधानी है। और डेनमार्क का कोपेनहेगन, ये जो है भाई साहब चौथे नंबर पे, इसे आप याद रखिएगा, फोर्थ प्लेस पे। तो ये जो है सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, तो बर्लिन है, जर्मनी का सार्वजनिक परिवहन के मामले में सबसे अच्छा है, ठीक है भाई साहब। प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य निम्न में से नहीं है। अब आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है अति महत्वपूर्ण है और नेचुरल हैबिट्स का संरक्षण, एलिफेंट कॉरिडोर को बाधा रहित बनाना, ह्यूमन एलिफेंट से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना, हाथियों को जंगल से बाहर नहीं निकलने देना भाई साहब। तो जो तीनों उद्देश्य है, ये तो सही है कि ये हमारे प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य है और ये भी राष्ट्रपति महोदय ने इसको किया है। ये पूछा जा सकता है हाथियों को जंगल से नहीं निकलने देना, ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का उद्देश्य क्या है, नेचुरल हैबिट्स का संरक्षण, जो प्राकृतिक जो है हैबिट्स हैं उनका संरक्षण करना। एलिफेंट कॉरिडोर, जो हाथियों के आने जाने के रास्ते हैं उनको बाधा रहित बनाना ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ह्यूमन एलिफेंट मतलब जो मानव और एलिफेंट, कभी कभी देखो हाथियों का झुंड गाँव में घुस जाता है, तो जो हाथियों का झुंड गाँव में घुस जाता है, इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करना, ये हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इसे आपको याद रखना दोस्तों। नेशनल हेरिटेज एनिमल किसे घोषित किया गया, अति महत्वपूर्ण हो जाता है भैया, तो ये हाथी, गजराज, गजानन, मतलब उक्त सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप पर्यायवाची भी याद कर लीजिएगा, हाथी, गजराज, गजानन, ये सब उसी गज की पर्यायवाची हैं। जो गज महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय ने कब किया है, इसको भी हम आपको बता रहे हैं। जंगली हाथियों की कुल संख्या के मामले में असम राज्य किस स्थान पर भैया, तो जंगली जो है हाथियों के मामले में असम राज्य, आप जानते हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे हाथी भी पाए जाते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा कि असम जो है दूसरे स्थान पर है जंगली हाथियों की कुल संख्या के मामले में। इसे भी थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलना है दोस्तों। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है कांजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क को, इनको वर्ल्ड जो है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इन्हें दर्जा भी दिया जा चुका है भाई साहब। रंगोली बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आप जानते हैं कि असम का बिहू एकदम प्रसिद्ध है। और ये जो रंगोली बिहू है, तो जब आप जानते हैं रंगोली बिहू, तो ये असम का है, अति महत्वपूर्ण त्यौहार है, इन्हें आपको याद रखना है।
ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के भी महत्वपूर्ण जो है हम आपको त्योहारों के बारे में बताएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अति महत्वपूर्ण होता है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया भैया, तो बता दीजिएगा। ये जो हमारा दामोदर नदी बेसिन है, इसी दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। रूर से क्या मतलब है? क्योंकि ये रूस नहीं है भाई साहब, ये रूर हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये रूर है, ठीक, ये रूर है। और रूर से मतलब ये होता है इतनी प्रदूषित नदी है, इसके अत्यधिक प्रदूषण के कारण ही इसको भारत का रूर कहा जाता है, दामोदर नदी को। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक पहले कहा जाता था, इसे भी याद रखना है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो ममता दीदी हैं, इन्हें आपको याद रखना है, ममता बनर्जी। और ये कौन सी पार्टी के हैं? तृणमूल कांग्रेस आपको याद रखना है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है टीएमसी। टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस, इसे आपको याद रखना है। हुगली नदी आपको कहाँ मिलेगी? पश्चिम बंगाल में ही मिलेगी भाई साहब, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आइए आपको बताते हैं। जो सबसे पहले ये जान लीजिए भाई साहब कि नर्मदा, ये दामोदर नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? झारखंड के छोटा नागपुर पठार से हुआ है। दामोदर नदी की कुल लंबाई, जिसे भारत का रूर इसी नदी को कहा जाता है, हमने आपको अभी बताया कि भारत का रूर कौन सी नदी है? दामोदर नदी है, इसलिए इसके बारे में आपको जानना चाहिए। बंगाल को शोक भी से कहते हैं, और अत्यंत प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। ये चीज़ें अब आपको याद रखना है भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ें। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी भाई साहब? तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूंकि हम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती हमने कल बनाया है, और इसी में आप देखिए इनसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मुंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इन्हें आपको याद रखना है। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले स्वराज का नारा दिया था, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने आगे बढ़ाया। तो भैया स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आप इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वराज शब्द है, ये स्वराज शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किसने किया? तो 1876 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका प्रयोग किया था, और उन्होंने यही कहा था कि अंग्रेजों से हमको मुक्ति चाहिए। और पहली लाइन ही हमने स्वामी दयानंद सरस्वती की आज आपको दिया था, जो आपको याद है कि हम किसी विदेशी का सम्मान नहीं करेंगे, विदेशियों के लिए प्रार्थना हम नहीं करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, चूंकि हमने क्या है अभी आपको अंतरिक्ष नीति, ठीक है, अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। तो इसमें इनके हेड पूछे जा सकते हैं भाई साहब। भट्टा नहीं है, भट्ट हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, ठीक है। इन्हें आपको याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? भट्टा नहीं है भाई साहब, भट्ट हैं, ठीक है। ये तो रिटायर्ड ये अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक कौन है? तो ये भट्ट महोदय, लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, ठीक है भाई साहब। इन्हें आप ऐसे याद रखिएगा, A और K, ठीक है। AK भट्ट जो है ये जो है भारतीय अंतरिक्ष संघ के निदेशक हैं। S सोमनाथ को आप जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। और K सिवान को आप जानते हैं, K सिवान के बारे में भी आपको याद रखना है, इसके पहले ये आपको थे। पहले जैन तीर्थंकर कौन है भैया? अति महत्वपूर्ण, एकदम छपने वाला प्रश्न, और ये लाजवाब प्रश्न है एंशिएंट इंडिया का। हम आपसे कहते हैं कि परफेक्ट हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो आपको क्या है, पहले जैन तीर्थंकर थे, तो ज़्यादातर लोग सीधे भगवान महावीर पर भगेंगे, जो 24वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में गलती मत करना, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली बिहार में पड़ेगा, इसे भी आपको याद रखना है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हो जाएंगे भैया? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हो जाएंगे ऑप्शन 2, ऋषभदेव जो है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। इन्हें भी आपको याद रखना है। आपको चलते चलते बता देता हूँ कि बिहार कितने जन्म स्थलों की, कितने जो है, ये जो बिहार है हमारा एक राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है? आप देखिए कि जैन धर्म का पवित्र स्थल है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म वहीं पे हुआ था। आप पाटलिपुत्र आप जानते हैं, ये पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध, जैन और ये जो है सिख, ये तीनों धर्म, बौद्ध जैन सिख, तीनों की जन्मस्थली मानी जाती है बिहार। बिहार कहाँ पड़ता है? तो आप जानते हैं। जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है पूछ लिया जाए तो बताइएगा, मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री रहूंगा। नीतीश कुमार को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, आदिनाथ या ऋषभदेव थे। टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ये वैशाली जो है जिला पड़ेगा अभी वर्तमान में, और ये कहाँ पड़ेगा? तो बिहार राज्य में पड़ जाएगा। इसे भी आपको याद रखना है भाई साहब। एप्पल के आपके पूछते जाए CEO कौन है भैया? तो एप्पल के CEO कौन है? टीम कुक है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। अब नीति आयोग का CEO पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे भाई साहब? तो जो है VR सुब्रमण्यम को आप बता दीजिएगा। ये नीति आयोग के जो है ये CEO हो जाते हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अति महत्वपूर्ण, इसी को आप जानते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध इसी को कहते हैं। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भाखड़ा नांगल की कई राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कैसे संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सबसे पहले जान लीजिए, सतलज नदी के ऊपर है भाखड़ा नांगल बांध। और इसकी जो डिटेलिंग हम आपको बताते हैं,
भाई साहब ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का एक संयुक्त उपक्रम है। इसका निर्माण 1948 में प्रारंभ हुआ था और 1963 में ये पूर्ण हुआ था। ठीक है भाई साहब, तो ये भाखड़ा नांगल आप याद रखिएगा। ठीक है, अब ये प्रमुख मंत्रियों के बारे में आप देख लीजिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। वित्त मंत्री आराम से एक जो है नंबर का पूछ लेगा, और ये भी हमें रिवीजन करते हुए और याद करते हुए हमेशा चलना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। इन्हें आपको याद रखना है। ये सब एग्जाम में आने वाले अति महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आपके जो सिलेबस में दिया गया है भारत का परमाणु कार्यक्रम, तो क्या दुनिया में सबसे पहली परमाणु रिएक्टर की जो घटना हुई थी जिसे चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहते हैं, ये कब हुई थी? एग्जाम में आता है तो साल 1986 में हुई थी। बहुत लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे इस क्लास को सुनने वाले। ठीक है, तो आपकी याद रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना ये कहाँ है भैया? आपका जो यूक्रेन है अभी वर्तमान में, वहीं यूक्रेन में पड़ता है जहाँ पे इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। 1991 हमने क्यों दिया है? 1990 आप जानते हैं 1991 में बोरिस येल्त्सिन जो है रसिया के राष्ट्रपति थे, और जहाँ से यूएसएसआर का क्या हो गया था? विघटन हो गया था। तो सोवियत संघ का विघटन भी आप चैनल पर जरूर पढ़ लीजिए, अति महत्वपूर्ण क्लास है। और यहीं पर जो 1994 दिया गया है, 1994 में यूक्रेन ने एक समझौता किया था किसके साथ में? यूएसए और रसिया के साथ में समझौता करके अपने 5400 परमाणु बमों को बेच दिया था। आधा रूस को दिया था, आधा यूएसए को दिया था। और आज जो है यूएसए एकदम इनके ऊपर चढ़ाई करके रख दिया है कि जो है सही से भाषा में कहे तो इनके एकदम डंडा डाल के रख दिया है भाई साहब। ठीक है, 1 साल से लड़ रहे हैं लेकिन जो निपट नहीं पा रहे, यहीं पे इसका परमाणु बम इसके साथ होता। तो मतलब ये समझिए कि हमें अपने पास हथियारों को रखना क्या है? किसी के ऊपर अटैक करना नहीं, बल्कि स्वयं सुरक्षित रहना है। इसीलिए भारत देखिए हथियार खरीदने के मामले में पूरी दुनिया में पहले स्थान पे चल रहा है। 1986 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक कच्छ वनस्पति क्षेत्र किस जो है राज्य में स्थित है भैया? तो ये इसके वनस्पतियों के बारे में बताएंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी आपकी क्या है जो सिलेबस में है? तो ये पर्यावरण पारिस्थितिकी का क्वेश्चन है। और सर्वाधिक कच्छ वनस्पति जो पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद अंडमान निकोबार में है। टॉप 3 को आप याद रखना। ठीक है, सर्वाधिक कच्छ वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में पाए जाते हैं, उसके बाद अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। इन्हें आपको याद रखना है। दोस्तों ज्वारनदमुख क्या होता है? ये बार बार प्रश्न आ जाता है कि भाई नर्मदा नदी क्या है? डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वारनदमुख बनाती है। ज्वारनदमुख होता क्या है? जब नदियां डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब वो ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। और ये ज्वारनदमुख जो होता है भाई साहब ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जिसका मुख समुद्र की ओर खुला हुआ है। बस यही इतना है इसमें। ज्वारनदमुख के बारे में बार बार पूछ लेता है तो इसको स्टार लगा के रखिएगा। और अब कौन कौन सी ज्वारनद की महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों जब नदियां डेल्टा ना बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब वो ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्यों होता है? यह ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जिसका मुख समुद्र को खुला रहता है और जीव जंतुओं के आवास सहित प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है ज्वारनदमुख, जिसे एस्चुरी भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों भूमिगत जल का ये एस्चुरी ज्वारनदमुख क्या करते हैं? भूमिगत जल का पुनर्भरण करते हैं। दलदली भूमि, पौधे, नदियों द्वारा लाए गए प्रदूषकों और अवसादों को अवशोषित कर जल को स्वच्छ एवं निर्मल बनाते हैं। ये एस्चुरी ज्वारनदमुख जो हमारी नर्मदा नदी बनाती है, बार बार यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बता दीजिएगा जिम कॉर्बेट है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कच्छ की खाड़ी है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा मेरीन वाला है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। मरीन नेशनल पार्क जो है हमारा पहला मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी आपको याद रखना है। ये प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इसे जो है दर्जा दिया गया है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब घोषित किया? अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि भाई साहब ये एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं। तो जो है भारत में जो है राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब घोषित किया गया? 1986 में शुरू किया गया। दोस्तों अब यही आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्ट बाघ कब शुरू किया गया? तो आप बता दीजिएगा। प्रोजेक्ट बाघ जो है साल 1972 में शुरू किया गया है। इसे भी आपको याद रखना है भाई साहब। आगे देखिए सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एकदम छपा वाला प्रश्न एग्जाम में आता है, यही सब प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, देखिए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, टुंड्रा वनों में या शीतोष्ण वनों में। तो सर्वाधिक जैव विविधता आप जानते हैं कि ये जो हमारा उष्णकटिबंध होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई
पाई जाती है। इसे आपको जो है ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करेगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो आप जानते हैं कि जब आप हमारे क्या पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं, तो 51A में ऐसा दिया गया है कि कोई भी जो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, मतलब बाध्यता नहीं है, इसीलिए तो मौलिक अधिकार में नहीं है। अगर बाध्यता होती तो मौलिक अधिकार में होता, तो मतलब बाध्यता नहीं है। वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करेगा, ये ऐसा वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में है, जिसमें आप देखते हैं मौलिक कर्तव्य आपको जो है इसी में पूछा जाए। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये जोड़े गए थे, इन्हें भी आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार एग्जाम में छपा वाला प्रश्न मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है भैया, तो ये जो अभ्यारण्य यहाँ पे दिया गया है, जो हमारा कांजीरंगा अभ्यारण्य है, यहाँ पे जो है हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, इन्हें आपको याद रखना है। मानस भी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ जाएगा। अब यहीं पे नीचे दिया गया है दुधवा नेशनल पार्क, तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। भीतरकनिका जो है आप इसे छापिएगा कि उड़ीसा में पड़ता है कि तमिलनाडु में पड़ता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए दोस्तों। भारत में एस्चुरी बनाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? ये देखिए, एस्चुरी को ही क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख कहते हैं हिंदी में, इसे आपको याद रख लेना है और हम इसमें कंफ्यूजन ना हो, चूंकि अब आपको ये भी पता चल चुका है ज्वार नद मुख होता क्या है। ज्वार नद मुख वो होता है जहाँ पे नदियाँ जब समुद्र में गिरने लगती हैं, तो ये जो समुद्र का इसका मुंह है ना, यहाँ पे बंद नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ओपन रहेगा, आराम से पानी उसमें जो समुद्र में विलीन होता चला जाएगा। हमारी माही, ताप्ती, नर्मदा, ये तीनों नदियाँ क्या है, जो है क्या बनाती हैं? ज्वार नदमुख बनाती हैं। एक जो है नदी और जिसे मांडवी नदी कहते हैं, कहाँ पे बहती है? तो आप जानते हैं कि गोवा वाले बीच पर ये बहती है, जहाँ पे प्रमोद सावंत जो है मुख्यमंत्री हैं। और माही, ताप्ती, नर्मदा और मांडवी नदियों को याद रखना, ये दोस्तों क्या है, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं और एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती हैं। ठीक है, माही, ताप्ती, नर्मदा और मांडवी को याद रखना, ये ज्वार नदमुख बनाने वाली नदियां हैं, ये भारत की महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार आती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब जितनी दी गई हैं ये सब जो है ये नदियों के नाम है जो ज्वारनदमुख बनाती हैं। एक जो और बनाती है उसका भी नाम हमने आपको बताया। पहली परमाणु रिएक्टर दुर्घटना चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में हुई। यह चेरनोबिल परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो भाई साहब जान लीजिए कि यूक्रेन में है। और यहाँ पे बेलारूस दिया गया है, तो ये बेलारूस और रूस ये दोनों मिलकर जो है यूक्रेन को एकदम डंडा करके रख दिए हैं। आप जानिए कि जो है एक संगठन है नाटो, नाटो में सबसे नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो ऑप्शन जो फिनलैंड दिया गया है, फिनलैंड नाटो का नवीनतम सदस्य है। पूछ लिया जाए आपसे कि किस क्रम का सदस्य है, तो टोटल देशों की संख्या हो गई 31 हो गई है और ये 31वें क्रम का है जो है नाटो का सदस्य बनने वाला। नाटो का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? ये आपका नाटो यहाँ पे जब हम लिख देंगे तो इसका फुल फॉर्म क्या बताएंगे? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म नाटो का हो जाता है। आगे बढ़िए भाई साहब। अवमूल्यन क्या है? अब हम इकोनॉमिक में पहुंच गए भाई साहब। जो है मुद्रा का अवमूल्यन, जो आपने देखा है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, तो बताइए कि अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, यही होता है मुद्रा का अवमूल्यन। ऑप्शन एक आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना बिल्कुल नहीं, यह अवमूल्यन नहीं है। घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा लागू करना, यह भी नहीं है। तो ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा कि अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा के मान को कम करना, मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पॉलिटी का, कि जब कोई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसे शून्यकाल माना जाता है। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। शून्यकाल क्या है? तो जब कोई महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए, मतलब ये अविलंबनीय प्रश्न है कि नहीं, अब इस प्रश्न का उत्तर देना ही है, तो शून्यकाल में ऐसे ही प्रश्नों को उठाया जाता है जिसका उत्तर देना तुरंत आवश्यक हो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो बचेंद्री पाल को आप याद रखिएगा। यहाँ पे दी गई है स्वीटी बूरा, तो भैया स्वीटी बूरा कौन है? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो अभी हमारे दिल्ली में हुई थी, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने मुक्का मारा है भाई साहब स्वीटी बूरा ने, और इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। इन्हें आपको याद रखिएगा। इनके अलावा और कौन कौन हमारी शेरनियां हैं, तो आप याद रखिएगा। नीतू घनघस हो जाएंगी। ठीक है, स्वीटी बूरा आप देख ही रहे हैं। लवलीना बोरगोहन को आप याद रखिएगा। लवलीना ने भी जो क्या मिला है, इन्हें भी स्वर्ण पदक मिला है। तो नीतू हो गई, स्वीटी हो गई, लवलीना बोरगोहन हो गई, और एक बच रही है, उनको कमेंट बॉक्स में आप हमें छाप करके बता दीजिए भाई साहब। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल है। इन्होंने यह चढ़ाई 1984 में किया था। बहुत लोग तो पैदा नहीं थे जो इस क्लास को देख रहे हैं। और स्वीटी बूरा दोस्तों विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। साइलेंट वैली कई बार एग्जाम में छपी है भाई साहब, नहीं छपी हो तो बताइए। ये केरल में स्थित है और केरल की जो है साक्षरता दर पूरे देश में नंबर टॉप पे है, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ें।
बात आ जाती है यहाँ पे उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड ने अभी हाल ही में जो एटीएम जारी किया है, ये एटीएम से सभी जो है जांचें एकदम फ्री हो जाएंगी। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अति महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। टिहरी बांध कहाँ स्थित है भाई साहब, तो आप जान लीजिए कि टिहरी बांध कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है टिहरी बांध। और टिहरी बांध के बारे में क्वेश्चन आता है कि किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से लगाया गया है, तो सोवियत रूस, उस समय यूएसएसआर था, उसी को सोवियत संघ कहते थे। तो यूएसएसआर या रसिया के सहयोग से टिहरी बांध का निर्माण किया गया था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश के सीएम साहब कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। जहां पे लाडली बहन योजना बहुत प्यारी योजना है, ये जो है अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है भाई साहब। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, अति महत्वपूर्ण है, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इन्हें आपको याद रखना है। कहाँ पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। मामा की नगरी शिवराज सिंह चौहान वाले, जो यहाँ पे जो है किसकी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है। अब यहाँ पे बात कर लीजिए ब्रह्मपुत्र नदी, तो जो आप ब्रह्मोस मिसाइल देखते हैं भाई साहब, ब्रह्मोस मिसाइल के नाम यही रूस की एक नदी है मोस्कोवा, और हमारे भारत की नदी है जो है ब्रह्मपुत्र, इन्हीं दोनों के नाम पर ब्रह्मोस नदी ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है भाई साहब। केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं, जो कि सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता का संबंध किस खेल से भैया, तो ये नीरज चोपड़ा बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छाप लेना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। जो है कुश्ती भाई साहब, अभी हाल ही में पोलैंड में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें हमारी भगनानी देवी ने क्या 3 स्वर्ण पदक जीता है, तो उन्होंने कुश्ती में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण जो है योजना आप देख लीजिए, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह या निकाह योजना, ये पूछे जा रहे हैं भाई साहब। उसके बाद देखिए कि मध्य प्रदेश ने क्या महत्वपूर्ण काम किया है। पंचायत और नगरीय निकाय में बेटियों को 50% का आरक्षण दिया है, ये आरक्षण है भाई साहब। पुलिस की भर्ती में 30% के लिए स्थान आरक्षित है। मुख्यमंत्री जननी योजना भी ये लेकर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4,000 रुपये दे रहे हैं। 6,000 रुपये कौन दे रहा है, मोदी सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, और मुख्यमंत्री जी कितना दे रहे हैं, 4,000 दे रहे हैं भाई साहब। और लाडली बहन योजना के तहत कितना दे रहे हैं, 3,000 दे रहे हैं। 6, 4, 10, 3, 13 आप सरकार की योजनाओं का खाली लाभ उठाए, कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ठीक है। ये मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। आइए देखते हैं कल का महत्वपूर्ण रिवीजन। तो हरियाणा सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत 58% के बजट की बढ़ोतरी की। 14,409 प्राथमिक स्कूलों में मिलेगा गुणवत्तापूर्ण भोजन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ सुधा मूर्ति को मिला पद्म भूषण सम्मान। इन्फोसिस के सह संस्थापक और एनआर नारायण मूर्ति की पत्नी है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास है भाई साहब, ये सासू माँ को जो है क्या मिला है, तो सासू माँ को मिला है जो है पद्म भूषण सम्मान। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत की जीडीपी 2023-24 में 5.2% रहने का अनुमान लगाया। इस साल सीआरपीएफ में अति महत्वपूर्ण है भाई साहब कि सीआरपीएफ में भर्ती होंगे 1.3 लाख। जितने हमारे युवा हैं तैयारी करना चालू कर दें भाई साहब। अग्नि ब्यूरो को मिलेगा 10% आरक्षण। और ये दोस्तों पूछे जाएंगे सैंड आर्टिस्ट, इन्होंने जो है हनुमान जयंती के अवसर पर ये मूर्ति जो है रेत में बनाई है। तो जो है सैंड आर्टिस्ट, इसको हमने इसलिए लिया सुदर्शन पटनायक का संबंध किस कला से है, तो वो एक बालू पे जो है फोटो बनाने वाले चित्रकार हैं। दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची हुई जारी। टॉप 10 में भारत का एकमात्र एयरपोर्ट पूछ लिया जाए कौन सा है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला आपको हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है भाई साहब। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक 2023 मार्च महीना पृथ्वी का सबसे गर्म महीना रहा है। इसे आपको याद रखना है। पृथ्वी का सबसे गर्म महीना कौन सा है, मार्च महीना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी का सबसे गर्म साल कौन सा है, तो लिख दीजिएगा साल 2016 पृथ्वी का अभी तक का सबसे गर्म साल दर्ज किया गया है। महीना पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा मार्च महीना सबसे गर्म ये जो है घोषित किया गया है। इसे आपको याद रखना है भाई साहब। फुटबॉल टीमों की ताजा रैंकिंग में अर्जेंटीना पहुंचा शीर्ष पर। अति महत्वपूर्ण चूंकि इसमें क्वेश्चन बनेगा फीफा विश्व कप जीतने वाली, फीफा विश्व कप 2022 को जो किस टीम ने जीता है, तो फीफा विश्व कप 22 को अर्जेंटीना ने जीता है। इसकी उप विजेता आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका उप विजेता फ्रांस रहा भाई साहब, जो दूसरे स्थान पर है। ये फीफा की जो रैंकिंग जारी हुई है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए भाई साहब। प्रतिभा को मिला सम्मान। नाटू नाटू गाने के कंपोजर MM किरवानी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में छपेंगे 100% छपेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या जीता है, जो है ऑस्कर अवार्ड जीता है। किसके लिए, तो जो ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू गाना लिया गया है। ये नाटू नाटू गाना जो है कंपोजर है नहीं, यही MM किरवानी साहब है। कौन सी मूवी गाना है, RR का गाना है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है भाई साहब। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हम आपसे बता रहे हैं। PM मोदी ने मुझे गलत साबित कर दिया। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कर्नाटक के रशीद अहमद कादरी। बीजेपी सरकार में सम्मान पाने की नहीं थी आशा, ठीक है।
इन्होंने ये जो है कहा था कि भाई हमें तो लगता है कि मुसलमानों बीजेपी सरकार मुसलमानों को कुछ नहीं देती है, इसको रशीद अहमद कादरी जी ने कहा था। लेकिन जब इनको ये सम्मान मिला तो कहते हैं नहीं, बीजेपी सर्वधर्म संभाव से आगे बढ़ रही है। आईसीसी के पूर्ण सदस्यों के फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय मैचों की अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी किम कार्टन, एकदम छपेंगे एग्जाम में, इन्हें भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ये 8 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे। इसके बाद आप मिलिए अति महत्वपूर्ण हिंदी वाले सेशन में। आपसे मिलते हैं कल महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।